हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं आपको मॉर्निंग की वीडियो में बताया था कि आज लगातार हम लोग फुल कवरेज करेंगे और फाइनली हम लोग अभी से अब कवरेज हम अपनों का स्टार्ट करते हैं। मतलब लगातार एक एक पेपर करके हम लोग लगातार हर एक पेपर्स को देखेंगे। जितना भी पेपर्स है तकरीबन आपको रात के 8 या 9 बजे तक सारे पेपर्स का एक बार कवरेज हो जाएगा। चाहे साइंस का पेपर हो, कॉमर्स का पेपर हो, आर्ट्स का पेपर हो, प्लस इसका जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें ऑलरेडी ये तमाम सारा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी भेजा जा चुका है। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पेपर के साथ, जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेगा। मतलब जिनका इंटरमीडिएट में आईकॉम रहा होगा उनके लिए भी काम करेगा, प्लस जिनका इंटरमीडिएट में आर्ट्स का पेपर रहा होगा उनके लिए भी काम कर रहा होगा। तो ये एक ऐसा पेपर है जो दो कह सकते हैं कि दो फैकल्टीज वाले स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक्स का ये जो पेपर है इसमें जो सारे एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन का जो मैं कलेक्शन अभी आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में, प्लस बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है, मतलब आ सकता है। और ये आपका पूरा सिलेबस को ध्यान में रख करके हर एक चैप्टर से हर वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार किया गया है, जो कि आपके एंट्रेंस के लिए जानना आपको बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो भी सारा इसका पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है। तमाम सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं प्रीमियम ग्रुप के जरिए से। और प्रीमियम ग्रुप आपके साथ ये सारे फैसिलिटीज़ के साथ स्टैंड अप रहती है कि आपका फुल आपका एडमिशन का सपोर्ट होता है। मतलब एडमिशन का जो भी सारा प्रोसेस है, किस तरीके से एडमिशन आपका होगा, आगे कैसे क्या कुछ करना है, तमाम सारा प्रोसेस का हैंडलिंग हमारे टीम के द्वारा होता है। यानी आपका प्रीमियम फैसिलिटी से अटैच होने के बाद आपको एडमिशन के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ता। चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। सो अभी हम लोग जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का जो पूरा कलेक्शन है, अभी मैं आपको तमाम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन रख रहा हूँ पीडीएफ में। यानी प्रीमियम ग्रुप में आपका इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का आपको पीडीएफ मिल जाता है और इस पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अटैच है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेयरी जो है वो डेयरी आपका कौन सा एक्टिविटीज़ में आता है, यानी डेयरी कौन सा सेक्टर में आता है। ध्यान रखिएगा, डेयरी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन में दिया गया है कि गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा हॉर्टिकल्चर एंड हनी से रिलेटेड था गोल्डन रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस के बारे में बताया भी गया है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स के चैप्टर से पार्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस के बारे में बात किया, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए, इसके बाद ग्रे रिवोल्यूशंस फर्टिलाइजर्स के लिए, पिंक रिवोल्यूशंस ऑनियन के लिए, रेड रिवोल्यूशंस मीट और टोमेटो के लिए, राउंड रिवोल्यूशंस के बारे में बात किया तो पोटैटो के प्रोडक्शंस के लिए, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशंस के बारे में बात किया तो कॉटन के प्रोडक्शंस के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर रिवोल्यूशंस के बारे में बात किया तो एग के प्रोडक्शंस को भी लेकर के, व्हाइट रिवोल्यूशंस के बारे में बात किया तो डेयरी मिल्क प्रोडक्शंस के लिए, येलो रिवोल्यूशंस के बारे में बात किया तो ऑयल सीड प्रोडक्शंस के लिए, और इसके बाद ब्लू रिवोल्यूशंस के बारे में बात की तो फिश के प्रोडक्शंस के लिए, और ब्लैक रिवोल्यूशंस आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के हुआ था। आगे बात करते हैं, अगर बात की जाए कि जो 5 साल का जो नीति होता है वो इंडियन इकोनॉमी में कहाँ से लिया गया है, तो वो याद रखिएगा कि रसिया से लिया गया है। इसका नीचे में आपको इंपॉर्टेंट जो आपका हिंदी का जो कलेक्शन है, मतलब जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सारा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन का हिंदी मीडियम भी नीचे में आपका अवेलेबल है इसी पीडीएफ के साथ में। इसके बाद आगे बात करते हैं, तमाम सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जो आपका जनरल शेयरिंग ऑफ जो प्रिंसिपल है वो आपका किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा वो मार्शल के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं इसमें से, तो आपको फिर आता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका जो रिकॉर्डेड है, यानी इसका जो कैलकुलेशन है जीडीपी का, वो जीडीपी का कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, तो जो आपका टैक्स जो आपका इम्पोज है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो टैक्स होता है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए कि जीडीपी में सबसे लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी सेक्टर का, या फिर कह सकते हैं एग्रीकल्चर और उससे संबंधित सेक्टर का जो आपका जीडीपी है उसमें सबसे कम योगदान होता है। अगर बात कीजिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए जो कंप्लीट जो सेंसस था, जो आपका जो फर्स्ट कंप्लीट जो यानी कहने का मतलब है जो भारत की पहली पूर्ण जनगणना है वो कब की गई थी, तो वो ध्यान रखिएगा 1881 में की गई थी, भारत की पहली पूर्ण जनसंख्या। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसके बाद आगे अगर बात की जाए किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में बात की, तो यहाँ देख सकते हैं जीडीपी से रिलेटेड 4 ऑप्शंस आपको दिया गया। इसमें से बताया गया है एक वर्ष में उत्पादित होने वाले व्यापार योग्य सामानों के का कुल मूल्य को जीडीपी का, यानी किसी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो किससे कैलकुलेट किया जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है एक वर्ष के भीतर मैट्रिक और मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, या फिर एक वर्ष के भीतर देश में किए गए आर्थिक लेन देन का कुल मूल्य। तो इसका क्या मतलब है, जीडीपी का मतलब है ये उपर्युक्त में से कोई भी इसका जीडीपी का मतलब नहीं बताता है।
आगे बढ़ते तो यहाँ देखिए बताया कि सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित क्या है, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, आपका सरकार के कराधान और व्यय यानी जो खर्च करने की जो नीति है उससे संबंधित है। आगे बढ़ते अगर बात की जाए इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, तो वो ध्यान रखिएगा उत्पाद शुल्क यानी कस्टम ड्यूटीज क्या है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर बात की जाए जीएसटी के बारे में, जीएसटी क्या है, तो जीएसटी भी एक प्रकार का आपका जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी भी आता है, एक अप्रत्यक्ष कर का ही एक प्रकार का रूप है जीएसटी। आगे बढ़ते अगर बात की जाए खनन व्यवस्था के बारे में कि खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। आगे बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष के बारे में, तो जीएसटी के काउंसिल का अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। अगर यहाँ बात की, यहाँ नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या दूसरा नाम है, तो बताया जाता है मूल्य सिद्धांत, यानी जो आपका माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसका दूसरा नाम क्या है, वो क्या आपका है मूल्य सिद्धांत। हालांकि इस पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और फुली इंग्लिश में लेक्चर रीड करूँ या फिर फुली हिंदी में लेक्चर रीड करूँ, ये सबके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर पीडीएफ में है तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को फाइनली आप पूरा देख सकते हैं, बल्कि जो भी जहाँ इंपॉर्टेंट इंग्लिश का वर्ड है या जहाँ पे हिंदी का इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं आपके साथ लेक्चर रीड कर दूँ। अगर बात की जाए मेजर इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस इन इंडिया के बारे में कि कब आपका इंडिया में इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस का स्टार्टअप किया गया था, तो वो आपका जुलाई 1991 में आपका इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस आपका 1991 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात की कि जो आपका इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस हुआ था 1991 में, उस टाइम कौन फाइनेंस मिनिस्टर के फॉर्म में थे, तो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह थे। आगे बढ़ते हैं अगर न्यू इकोनॉमिक नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो आपका न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस था उसके अंडर में कौन सा प्लानिंग नहीं आता था, चूंकि जो आपका इकोनॉमिकल था यानी जो 1991 का जो आर्थिक सुधार था उसमें 3 प्लानिंग था, जो कि आपका कहलाता था LGP यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो आपका क्या आंसर हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस का कौन पार्ट नहीं था, तो वो क्या था, सेंट्रलाइजेशन इसका पार्ट नहीं था। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो आपका प्लान फॉर इकोनॉमी किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो आपका लिखा गया है M विश्वकर्मा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है जो आपका फर्स्ट जनरेशन था रिफॉर्मेशंस का वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1991 से लेकर के 2000 के बीच में फर्स्ट इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस का स्टार्टअप हुआ था इंडिया में। अगर बात की जाए डी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में बात किया कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में कब आपका डी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था, तो वो भी आपका 1991 में आपका डी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था। अगर बात की जाए कि इनमें से कौन सा लिबरलाइजेशंस के लिए यानी किसी भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लिबरलाइजेशंस इन द इकोनॉमी में लिबरलाइजेशंस का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अगर बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस को हटा देती है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका लिबरलाइजेशन के फील्ड में आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एपीएम के फुल फॉर्म के बारे में, तो एपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो इसका एपीएम का फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म, जो कि आपका इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस का ही वो पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ का एक क्वेश्चन था जो कि बताया जाता था फेमा के बारे में कि फेमा को कब लागू किया गया था, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, जो कि किया गया था 1999 में फेमा को लागू किया गया था, जो कि भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको हम लोग फेमा कहते थे। फुल फॉर्म में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज में, तो यहाँ देखिए बताया गया कि भूमि कृषि का रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग गिरदावरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि विकासशील देशों में जनसंख्या जो पिरामिड है वो किस प्रकार का पिरामिड है, तो वो एक चौड़ा आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला पिरामिड है। यानी जो जनसंख्या है, यानी किसी भी विकासशील देश में, यानी जो आपका डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में जो आपका जनसंख्या है वो किस प्रकार का पिरामिड है, तो वो पिरामिड चौड़ी आधार वाला और संकीर्ण शीर्ष वाला पिरामिड है। ये बताया गया जनसंख्या के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते यहाँ देखिए बताया गया कि जेसी कुमारप्पा ने एक रूपरेखा प्रस्तावित की थी, इनमें से कौन सी वो किस पे जोर दिया गया था, तो वो था ग्रामीण औद्योगिकीकरण पे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है कि जामबंदी का तात्पर्य क्या है, तो भू अभिलेखों का जो प्रलेख होता है उसको हम लोग जमाबंदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देश में कृषि जनसंख्या करने की जो आपका अवधि है वो कितने साल पे होता है, तो वो आपका 5 साल पे होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा 5 साल पे। आगे बढ़ते यहाँ बताया गया कि भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम जो प्रयोग है वो कब हुआ था, तो वो ध्यान रखिएगा जो कि 1976 में किया गया था। यहाँ देखिए आगे आता है फुल फॉर्म के बारे में कि NREGP का जो पूर्ण फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो वो होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भारत में कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी है, यानी भारत की जो कृषि सिस्टम है उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो वो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है। आगे बढ़ते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर क्या होता है, तो इसका आमतौर पर अर्थ होता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कब होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कब होती है इसका बताया गया, किसी व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक श्रम लगाओ। मान लेते हैं कि मान लेते ये 2 आदमी का काम है और इसमें 5 आदमी को काम में लगा दिया जाता है,
तो ये आपका प्रचलन बेरोजगारी के अंडर में आता है। आगे बढ़ते हैं तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आंकड़े में निम्नलिखित में से कौन से संस्थापन यानी जो WPI का जो आंकड़ा है यानी भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा वो जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो भारत में मुद्रास्फीति किसे मापा जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति का जो मापकांक है वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं आर्थिक कृषि सिद्धांत सामान्य में से किसके साथ संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा आर्थिक कृषि सामान्यता मुद्रास्फीति से संबंधित है यानी इन्फ्लेशन से संबंधित है। भारत में मुद्रास्फीति किस आधार पर मापा जाता है? तो वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा से मापा जाता है। बढ़ती महंगाई, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई लेकिन गिरते उत्पादन और बढ़ती बेरोजगारी के दौर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अपस्फीति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है? तो वो थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी A और B दोनों से मेजर किया जाता है। एक बार का ध्यान रखिएगा कि जो भी MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कुछ ऐसे MCQ क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर अगर आपको क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मिलता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होता है कि उसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो। अगर आपको ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन मिलता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो कि नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन होता है। और अगर क्वेश्चन में बोथ A एंड B का अगर ऑप्शन आ जाए तो ये भी पॉसिबिलिटीज रखता है। अगर आपको पता नहीं हो तो अगर ये तीन ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो तो आप उसे आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते देखिए बताया जा रहा है किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी होती है। यानी कौन सा प्रकार का मुद्रास्फीति होती है? तो वो आपका मुद्रास्फीति यानी वो आपका जो मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है। आगे बढ़ते यहाँ देखिए बताया जा रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर का जो प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया था? तो वो आपका रसिया से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चन में तो यहाँ देखिए बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया, यानी GDP को कौन कैलकुलेट करती है? तो वो आपका कैलकुलेट करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है GDP के बारे में। GDP का क्या कुछ यहाँ मतलब है, यहाँ पे आपको मतलब को बताया भी गया है। यानी GDP किससे संबंधित है, GDP को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेडेबल गुड्स प्रोडक्ट इन इंडिया, प्रोडक्ट इन ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस डन विद द कंट्री विद ईयर और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है? नॉन ऑफ द एबव है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये कॉन्सेप्ट को आप जरूर यूज कीजिएगा। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन में जो वैल्यू यानी मनी का जो वैल्यू है वो क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार आ चुका है और मैक्सिमम टाइम्स आने का संभावना होता है, पहला नेशनल इनकम को किसके द्वारा मेजर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ बताया जा रहा है नेशनल इनकम का मतलब क्या है? तो नेशनल इनकम का मतलब है सम ऑफ टोटल फैक्टर्स इनकम्स। इसके बाद आगे के क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलाउड इंडिया टू बिकम, यानी जो आपका जो यानी किसी भी गुड्स पे किसी भी सामान पे जो सर्विस टैक्स लगता है वो किसके लिए लगता है? तो वो इंडिया को एक कॉमन मार्केट देने के लिए, ताकि हर जगह एक ऑब्जेक्ट का क्या हो? प्राइस सेम हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हु गेव द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड का थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो वो आपका अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा सप्लाई एंड डिमांड का थ्योरी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं GDP के बारे में बताया गया GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो उसका क्या है? ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री के जो ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? GDP के अंडर में आता है। अगर आगे बारे में बात की जाए तो जो आपका लार्ज यानी GDP में सबसे ज़्यादा शेयर कौन सा करता है सेक्टर? तो वो आपका है सर्विस सेक्टर, यानी आपका सेवा क्षेत्र इसमें सबसे बड़ा योगदान देता है। आगे बात करते हैं यहाँ देखिए है कि द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है? तो वो आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका यानी नेशनल इनकम को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। इसके बाद अगर बात की जाए ITR के फुल फॉर्म को लेकर के तो कभी कभी बहुत ही फुल फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस इस पार्ट में मिलता है तो देखने को मिलता है अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं अगर उनको पता नहीं होता है तो यहाँ पे अगर ITR के बारे में बात की तो ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ M विश्वनाथन को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवोल्यूशंस का फादर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, यानी जो गरीबी के लिए जो विशेष सर्किल दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका नरकसे के द्वारा वो आपका सर्किल के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए हिंदी मीडियम में भी इसका आपका लेक्चरेट है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय की जो योजना की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया? रूस से। तो कोई हिंदी या इंग्लिश को एक मीडियम देखने की ज़रूरत है और मैं लगातार बता रहा हूँ कि ये सारा PDF है, आप इसको सबसे सिंपल एक्सेस कर लीजिए और अपने तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में पढ़िए और आपके एक सिंगल अमाउंट में आपको हर एक PDF मिल जाता है, चाहे वो कॉमन पेपर का PDF हो या फिर आपका इको का हो या फिर बिजनेस स्टडीज हो या फिर आपका अकाउंटेंसी हो, हर एक PDF आपको एक साथ मिल जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। तो अभी इंग्लिश वाले इस पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि गरीबी के जो दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? तो नरकसे के द्वारा। यहाँ तक मैंने आपको बताया था।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि नॉन, यानी नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, यानी न निर्यात होगा और न ही आयात होगा, ये आपका क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ कहलाता है। इसके बाद देखिए बताया गया कि कौन सा ऐसा पॉलिसी है जो कि डील करता है टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको कौन सा पॉलिसी कहलाता है, फिशियल पॉलिसी इसके लिए कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑफ इंडिया। डायरेक्ट टैक्स का किसका एग्जांपल है, यहाँ कुछ ऑप्शंस दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेल्थ टैक्स। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित क्या है, तो वो आपका क्या है, राजकोषीय नीति है। आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टैक्स है जो आपको सबसे ज़्यादा अधिकतम राजस्व देता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर है कॉर्पोरेट कर। आगे बढ़ते हैं, तो भारत की वस्तु और सेवा का परिषद जीएसटी के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्री। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सीमा शुल्क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जो कि राजकोषीय नीति को तैयार करती है, यानी फिशियल पॉलिसी को रेडी करती है, तो वो आपका है वित्त मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको रेडी करती है राजकोषीय नीति, जिसको हम लोग कहते हैं फिशियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। बजट के बारे में बात की तो बजट क्या है, फिशियल पॉलिसी का एक पार्ट है, यानी सरकार की राजकोषीय नीति को ही हम लोग बजट कहते हैं। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन था आपका इकोनॉमिक्स पार्ट से, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही एक्सपेक्टेड है और बहुत ही मैक्सिमम टाइम जो पूछा गया है। वैसे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन आपका इकोनॉमिक्स के पार्ट से किया गया है, जो कि आपको कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेगा, साथ में आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेगा। तो लगातार हम लोग अपने सीरीज को कंप्लीट करेंगे और ये सारा अगर पीडीएफ का आपको एक्सेस करना रहे तो आप प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये तमाम सारे पीडीएफ आपको एक साथ में मिल जाते हैं, चाहे वो आर्ट्स पेपर की बात हो या फिर साइंस पेपर की बात हो या फिर आपका कॉमर्स पेपर की बात हो, और तमाम सारा पीडीएफ चाहे कॉमन पेपर का पीडीएफ हो या फिर आपका इलेक्टिव पेपर में जो भी पेपर्स आते हैं सबका पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाता है। तो अगर आप लास्ट टाइम अपने प्रैक्टिस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं सही तरीके से, तमाम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन है, अगर एक बार आप देख लेते हैं तो आप आराम तरीके से आप 80+ लाने के लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेहतर करता है इस लास्ट टाइम के मोमेंट में। और ये लास्ट टाइम के मोमेंट में ही आपके लिए मैं इतना मेहनत किया हूँ ताकि जो सारा तमाम जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है वैसे तमाम सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए प्रेजेंट करें। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।